हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते ही हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और अब हमें एक सीरियस और एक अच्छी रणनीति के तहत हमें स्टडी करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के किताब के आपके इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। पूरी आपकी इंग्लिश की किताब की हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। चाहे आपका 15 से 20 क्वेश्चन कराएं या 30 क्वेश्चन कराएं, आपको इन सभी को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए चलना है। ठीक है ना। तो जितने सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, केवल वीडियो नहीं देखना है दोस्त, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। हम केवल आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे। उसका हिंदी अनुवाद भी हमने नीचे लिख दिया है कि समझाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंटों को बाद में दिक्कत आती है, इसलिए वो हिंदी भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए जी, तो हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। यहां पे हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट डिड सैम ने क्या राइट किया इन हिज लेटर, मतलब अपने लेटर में सैम ने क्या लिखा था टू चार्ली के लिए, मतलब चार्ली के लिए सैम ने अपने लेटर में क्या लिखा था, ये हमें बताना है। अब देखिए, द थर्ड लेबर आप जब पढ़ेंगे, देखिए एक चैप्टर का नाम बता दूं, द थर्ड लेबर से हम पढ़ने वाले हैं। द थर्ड लेबर, ये भी एक चैप्टर पहला है। दूसरा द टाइगर किंग हम पढ़ेंगे। तीसरा द एनिमी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इसके अलावा जो जर्नी वाला जो चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे। तो इन सभी को मिलाकर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहिएगा कि लगभग ये आपके पूरी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा, फिलहाल तो हम हिंदी इंग्लिश सब बताएंगे ही, बट अगर आपने सभी चैप्टरों का समरी हिंदी में एक बार कहानी आपने सुना हुआ होगा तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा कि चार्ली कौन है, सैम कौन है, ये सब समझ में आएगा। तो चार्ली क्या है, चार्ली कौन है जी, चार्ली जो है ना वो हम कह सकते हैं वो आधुनिक समय से वो क्या हुआ है, डरता है, चिंतित रहता है। अब वो कल्पना करता है कि जो थर्ड लेवल कोई एक चीज है, थर्ड लेवल है जी। थर्ड लेवल मतलब वहां से थर्ड लेवल का मतलब नहीं, एक अलग दुनिया है, ऐसा ये मानता है। और जो सैम कौन है, सैम जो है ना, सैम ये एक साइकेट्रिस्ट है जो चार्ली का ही दोस्त है सैम, और ये साइकेट्रिस्ट भी है। चलिए, हम यहां पे क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, मतलब सैम ने अपने लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा था, तो ये हमें बताना है। तो यहां पे हमने आंसर क्या लिखा है कि सैम रोट्स इन हिज लेटर, मतलब सैम ने अपने पत्र में लिखा था डेट की ही वॉज लिविंग हैप्पीली इन ग्लेसबर्न इन 1894, मतलब सैम ने लिखा था कि वह बहुत ही खुश है। कहां पर वो खुशी से जीवन यापन कर रहा है 1994 के ग्लेसबर्ग में। ठीक है ना, 1994 ईस्वी में कह रहा है कि 1994 ईस्वी में जो ग्लेसबर्ग है वो एक स्थान है, तो वहां पर मैं जीवन यापन, खुशी से जीवन यापन कर रहा हूं, ये लेटर में लिखा था। फिर लिखा था ही हैड लेफ्ट मॉडर्न लाइफ, मतलब ही हैड लेफ्ट मतलब वह छोड़ रहा है, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन को वो छोड़ रहा है। सैम ने लिखा था कि वो आधुनिक जीवन को मैं छोड़ रहा हूं। फिर ही एडवाइज्ड चार्ली, मतलब वो चार्ली को एडवाइस देता है, सलाह देता है टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल को क्या करे, देखता रहे, ढूंढता रहे, एंड कम देयर, और आ जाए। समझ रहे हैं कि तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो और जब से मिले तो तुम आ जाओ, ये चीजें कहा गया है। यहाँ पे वही हिंदी में भी थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, सैम ने पत्र में लिखा कि वह 1894 में ग्लेसबर्ग में खुशी से रह रहा है। फिर से उसने आधुनिक जीवन को छोड़ दिया है और चार्ली के तीसरी स्तर को ढूंढते रहने की सलाह दी है। तीसरे स्तर को, जो थर्ड लेवल है, इसको ढूंढने का वो करता रहे, ढूंढता रहे, ये सलाह दिया गया है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दूंगा, आप ले लीजिए पहले।
ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फ्री टाइम में वो अपना देखते रहेंगे, ये भी अच्छी बात है जी। चलिए एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यहाँ पे आपको सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं भी चाहता हूँ कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मतलब सुबह से हम लगे हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लाने के लिए। ये आपको क्या लगता है, आपको ऐसे ही ये सब मिल जाते हैं क्या दोस्त? ये ऐसे ही फ्री में आपको मिल जाते हैं? अरे भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है, सच कह रहे हैं हम, तब जाकर यार ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा टीम है कोई कि मैं मतलब हैंडल कर लेते हैं सब कुछ मेहनत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मेहनत सिर्फ मैं करता हूँ, यहाँ पे मेहनत मैं करता हूँ। सब पीपीटी बनाना, जानना, खोजना, ढूंढना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे कौन से क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे, संभावित प्रश्न कौन है, गेस क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये सब एनालिसिस करते हैं। उसके बाद सभी का नोट डाउन करते हैं, हम खुद हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, फिर पीपीटी बनाकर तब आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। आप समझिए अगर 1 घंटे की आपको वीडियो के लिए मुझे पूरी दिन मेहनत करना पड़ता है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग का जो फैमिली है 150 के कंप्लीट करें। इसके लिए मुझे चाहिए आप सभी का सपोर्ट, और सपोर्ट का एक मार्ग रास्ता है जो है चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं इतना कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे कि स्कूल ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, तो उसमें इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और लाइक तो भैया ये तो बनता ही है, तो उतना कर देंगे बहुत है। अगला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, मतलब हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। चार्ली के मतलब इंटर किया द थर्ड लेवल में, ठीक है ना, मतलब चार्ली ने कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे थर्ड लेवल में इंटर किया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया आंसर कि चार्ली इंटर्ड द थर्ड लेवल विलिंग वॉकिंग थ्रूआउट द कॉरिडोर ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब जो चार्ली है ना, चार्ली, ठीक है, चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब चार्ली ने जो थर्ड लेवल है, चार्ली ने थर्ड लेवल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियों, कॉरिडोर मतलब होता है गलियों, तो चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की गलियों से टहलते हुए थर्ड लेवल में क्या हुआ, इंटर हुआ है, प्रवेश किया है। मतलब समझ रहे हैं कि चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसकी गलियों से टहलते टहलते वो कहां पहुंच गया, द थर्ड लेवल में इंटर कर चुका है, थर्ड लेवल में पहुंच गया। फिर लिखा गया ही सडनली रिच्ड, मतलब वो अचानक से वहां, ही सडनली रिच्ड एन ओल्ड स्टाइल प्लेटफॉर्म, वो सडनली मतलब वो अचानक से ओल्ड स्टाइल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर क्या हो जाता है, रिच्ड मतलब पहुंच जाता है, जहां पर पुरानी तरह से जैसे कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वैसे वो अचानक से दिखने लगा उसको। फिर लिखा गया ही डिड नॉट नो, वे नहीं जानता है कि हाउ ही गॉट देयर, कि वो वहां कैसे पहुंचा, वो नहीं जानता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। तो ये बातें हैं जी कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की गलियों से टहलते टहलते पहुंच गया जहां पर पुरानी जो क्या है ओल्ड स्टाइल में प्लेटफॉर्म थे। तो ये हमने हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। चलिए जी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला लिखा गया हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, सॉरी हाउ डिड चार्ली द थर्ड लेवल, सेम है क्या भैया, हाँ जी ये सेम हो गया है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल क्या है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, मतलब थर्ड लेवल क्या है और ये कहां पर स्थित था, सिचुएटेड था। तो यहां पे लिखा गया है द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म सीन बाय चार्ली, मतलब यहां पे ये कह रहा है कि द थर्ड लेवल है ना, जो थर्ड लेवल है वाज एन इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म, वो केवल काल्पनिक रेलवे प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना, सीन बाय चार्ली, जो चार्ली के द्वारा कल्पना किया गया था या चार्ली के द्वारा देखा गया था। फिर लिखा गया इट बिलोंग टू द ईयर
1894। जो कहा जब जो कब का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो कब का था, तो 1894 ईस्वी का वो बिलोंग करता था, मतलब 1894 ईस्वी का वो प्लेटफॉर्म था। फिर यहाँ पे लिखा गया इट वॉज सिचुएटेड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, मतलब वो कहाँ पर, जो हमारा ओल्ड प्लेटफॉर्म था वो कहाँ पर स्थित था, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास स्थित था। फिर लिखा गया एंड स्नो हिम विश टू एस्केप मॉडर्न लाइफ, जो क्या करता है, जो एंड मतलब और, स्नो मतलब स्नो हिज विश, मतलब जो उसकी हम कहते हैं दिखाता है उसकी इच्छाओं को, टू एस्केप मॉडर्न लाइफ, मतलब आधुनिक जीवन से बाहर निकलने, आधुनिक जीवन से बचने के लिए वो उसकी मदद करता है, विश को उसका मतलब हेल्प करता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में भी समझ सकते हैं कि तीसरा स्तर चार्ली द्वारा देखा गया एक काल्पनिक रेलवे प्लेटफॉर्म था। यह 1894 के समय का था, ठीक है ना। यह न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे स्थित था और आधुनिक जीवन से बचने के लिए इच्छा दिखाता है। ये आधुनिक जीवन से बचने के लिए क्या दिखाता है, स्नो मतलब दिखाता है, हिज विश मतलब इच्छाओं को दिखाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 5th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हाउ वॉज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट ही डिड से अबाउट द थर्ड लेवल। चलिए जी, अब यहाँ पे इतनी बात आप समझ के हैं कि हमने क्या बताया, हाउ वॉज हु वॉज द साइकेट्रिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु वॉज द साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था, ठीक है। सबसे पहली बात, व्हाट डिड ही से, मतलब वो क्या कहते हैं अबाउट द थर्ड लेवल, उनका मतलब थर्ड लेवल के बारे में वो क्या कहते हैं, ये हमें बताया गया है। तो हमने बताया ना कि जो सैम है, सैम, ठीक है ना, जो सेम है ना, ये सेम क्या है, चार्ली का दोस्त है, और यही सेम जो था ये एक साइकेट्रिस्ट है, ये हमने बताया भी था। तो चलिए वही बात है। तो हमने क्या लिखा है कि द साइकेट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड्स सेम। देखिए, तो जो साइकेट्रिस्ट है वो चार्ली का क्या है, फ्रेंड है, मित्र है, जिनका नाम क्या है, सेम विनर, ठीक है ना, वाइनर नाम है इनका। फिर ही सेड दैट, वो कहते हैं कि द थर्ड लेवल, जो द थर्ड लेवल है, वाज ओनली चार्ली इमेजिनेशन, वो केवल चार्ली का क्या है, कल्पना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके अनुसार कहा गया, इट वाज एन एस्केप फॉर फेयर वरी एंड मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस, मतलब जो सेम है उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि मेरे अनुसार इट वॉज, मतलब ये जो है ना, ये केवल डर, चिंता और आधुनिक समय या आधुनिक जीवन में होने वाले तनावों से बचने का क्या है, एक उपाय हम कह सकते हैं, या बचने का एक रास्ता है। समझ रहे हैं। तो ये बातें इन्होंने बताया, यही बात लिखा गया है। मनोचिकित्सक चार्ली का क्या था, चार्ली का दोस्त सेम विरन था, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया उन्होंने कहा था कि तीसरा जो स्तर है ये केवल चार्ली की एक कल्पना है। फिर उनके अनुसार यह डर, चिंता और आधुनिक जीवन के तनावों से बचने का एक क्या है, तरीका है, एक रास्ता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है जी। तो सभी को स्क्रीनशॉट लेने का मैं अवसर दूंगा, बिल्कुल आप सभी लेते हुए भी चलिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 6th नंबर क्वेश्चन। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है। फिर से यहाँ पे लिखा गया हाउ वाज इट्स, मतलब हाउ वॉज इट्स डिस्क्राइब बाई साइकेट्रिस्ट सेम, मतलब साइकेट्रिस्ट जो सेम है वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये हमें बताना है, कैसे इसका वर्णन करते हैं। देखिए अभी हम आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए मैं ये कहूँगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप पहले ही चैप्टर का करा रहे हैं, मतलब द थर्ड लेवल वाले चैप्टर का ही आगे भी तो कराइए। अरे भैया जो इंपॉर्टेंट है जितना उसको तो कराना पड़ेगा ना, हम कराएंगे जी। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, उसका टेंशन आप ना लें, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम आगे बताएंगे आपको, उसका टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। हाँ ये जो हम बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ओनली 4 नंबर में पूछे जाते हैं।
आपको पता होगा ना, नहीं पता है तो भैया आप जान लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। सप्लीमेंट्री से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए, तो भैया थर्ड लेवल क्या है, तो सबसे पहला द थर्ड लेवल वाज इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है कि जो द थर्ड लेवल है वो एक काल्पनिक है रेलवे प्लेटफॉर्म है, काल्पनिक रेलवे प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना। फिर लिखा गया है साइकेट्रिस्ट सेम सेड, मतलब साइकेट्रिस्ट जो सेम है वो कहते हैं इट वाज ओनली चार्ली इमेजिनेशन, ये केवल चार्ली का एक क्या है, कल्पना है। ही एक्सप्लेन डैट, वो एक्सप्लेन करते हैं, वो वर्णन करते हैं डैट की इट सो चार्ली विश टू escape fear warrior and the pressure of modern life। मतलब ये क्या करता है, ये जो है ना दो तो थर्ड लेवल है, ये क्या करता है, ये चार्ली के जो इच्छाएं हैं, ठीक है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं ये चार्ली के डर, चिंता और आधुनिक जीवन की जो प्रेशर है, तनाव है, इससे इसके मतलब बचने का क्या है, एक क्या है रास्ता है, या बचने का एक उपाय ये हम कह सकते हैं। तो यही तो बात है जी, यही एक्सप्लेन करते हैं जो साइकेट्रिस्ट सेम होते हैं वो। तो इतना आप लिख नहीं देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे। ये सब 40 वर्ड में हम यहाँ पे दे रहे हैं, लगभग 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होता है, अधिक से अधिक 40, उससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। ये पूरा जब ऊपर क्वेश्चन कहता है तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि अधिक से अधिक 40 वर्ड में ही लिखिए। मैं आपको यहाँ पे 40 अधिक से अधिक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो हम आपको 30 से 40 वर्ड के बीच में बता रहे हैं, लगभग ये 40 वर्ड में ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अगला हमारा आता है 7th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। और 7th नंबर हमारा क्या कहता है कि व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड द टाइगर किंग बर्थ। अब देखिए ये हमारा अपने दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग है, ठीक है ना, उनका जब जन्म हुआ था तो क्या प्रिडिक्शन, मतलब क्या भविष्यवाणी किया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो उस समय पर ज्योतिषी बहुत सारे आए हुए थे। उन ज्योतिषी ने कहा था कि ये जो बच्चा है इसकी मृत्यु एक दिन होगी। तो ये तो सभी की होती है भैया, सभी की होनी हुए, जो भी जन्म लिया है उसको मृत्यु होना है, ये तो आप भी जानते हैं ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो मृत्यु होगी उसका कारण जो होगा वो शेर होगा जी, मतलब टाइगर होगा, टाइगर, ठीक है ना। तो वो टाइगर होगा, टाइगर से ही इसकी मृत्यु होगी। तो यही बात प्रिडिक्ट किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था। तो यही बात हम लिखेंगे कि एट द टाइगर किंग बर्थडे, ठीक है ना, बर्थ, मतलब इसके जब बर्थडे का दिन या बर्थडे का जो टाइगर किंग के जन्मदिन पर क्या हुआ था, एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट, एस्ट्रोलॉजर जो थे, ज्योतिषी थे, वो प्रिडिक्ट किए थे, भविष्यवाणी किए थे डैट की द चार्ली वुड डाई वन डे, कि जो चार्ली है वो एक दिन क्या हो जाएगा, डाई मतलब मर जाएगा। दे सैड, वो कहते हैं, वे कहते हैं ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि जो उनकी जो मृत्यु होगी ना वो क्या होगा, एक टाइगर के द्वारा ही होगा। दिस प्रिडिक्शन लेटर, मतलब उनके प्रिडिक्शन, उनके भविष्यवाणी के बाद बिकम द मेन फेयर, जो जब ज्योतिषी हैं वो अपना भविष्यवाणी कर दिए, उसके बाद उनका, उसके भविष्यवाणी करने के बाद बिकम द मेन फियर ऑफ द टाइगर किंग, मतलब टाइगर किंग के लिए मेन जो डर का ही कारण था वो क्या था, वो अब बन गया था जो है टाइगर, मतलब यही जो टाइगर किंग का एक डर बन गया था कि मेरी मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। अब भैया वो चाहते थे टाइगर किंग कि अब ज्योतिषी को मुझे कैसे भी गलत साबित करना है, उसके लिए आगे क्या किए ये अभी आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा। चलिए जी, तो अभी तक हमने कितना देख लिया, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए ना। चलिए 8 पर आते हैं जी। 8 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द किंग सेव द थ्रोन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मतलब कैसे, किंग सेव द थ्रोन, तो यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, ठीक है ना। तो कैसे सिंहासन को, जो किंग है, जो राजा है, वो कैसे सिंहासन को सेव किए, बचाए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि सिंहासन कैसे बचाना था। तो अगर राजा जो था, जो टाइगर किंग था, अगर वो मर जाता तो सिंहासन, मतलब सिंहासन खाली हो जाता।
तो सिंहासन पे वो जीवित रहेगा तभी तो सिंहासन भरा रहेगा ना। तो इसके लिए उसने क्या किया, तो उसने आप देखिए क्या सोचा। तो यहाँ पे लिखा गया है द किंग सेव द थ्रोन बाय द क्या है, मैरिंग द प्रिंसेस, मैरिंग अ प्रिंसेस फॉर अ क्या रॉयल फैमिली। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डैट हैड मेनी टाइगर। मतलब आप देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है कि जो जो द किंग है, मतलब द किंग सेव द थ्रोन, मतलब राजा ने अपनी सिंहासन को क्या किया, बचाया, सेव किया, बचाया, बाय मैरिंग अ प्रिंसेस, मतलब शादी करके, मतलब शादी करने के, देखिए कहाँ कर रहा है, जो रॉयल फैमिली है, मतलब हम कह सकते हैं राज्य परिवार है, तो राज्य परिवार की जो राजकुमारी है उससे शादी करके अपना जो सिंहासन है उसको बचाया। अब कहाँ पर अपना शादी किया, ऐसे राज्य में शादी किया डेट हैड मेनी टाइगर, जहां पे बहुत सारे शेर हैं। यहाँ पे मैं एक कहानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। जैसे ये क्या था, ये एक जगह का प्रतिबंधपुरम का ये राजा था, द टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। अब वहां पे क्या करता था, ये सभी टाइगर जितने भी थे ना उन सभी की ये शिकार करता था। एक समय ऐसा आया कि पूरे प्रतिबंधपुरम में कहीं भी मतलब था ही नहीं टाइगर, सबको ये मार डाला था। तो अब ये सोचा कि भैया मान लेते हैं यहाँ पे तो नहीं है, टाइगर को पूरी पृथ्वी समाप्त करना है। तो ये क्या किया कि ऐसे राज्य परिवार में शादी किया जहां पर बहुत सारी टाइगरों की संख्या हो, तो वहां पे इसको शादी किया। अब वो सोचा कि जब शादी कर लेंगे तब यहाँ पर भी सभी टाइगरों को मार देंगे, अब मुझे डर खत्म हो जाएगा टाइगरों से, जब टाइगर नहीं रहेंगे तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये इसने सोचा। तो इसीलिए इसने कहाँ शादी किया, जहां पर टाइगरों की संख्या मेनी टाइगर, बहुत सारी टाइगर हैं, वहां पर शादी किया। फिर यहाँ पे लिखा गया दिस हेल्प्ड हिम कंटिन्यू किलिंग टाइगर्स, मतलब जो हेल्प करता था यह हेल्प किया क्या, कंटिन्यू मतलब लगातार टाइगर को मारने में। ठीक है ना। फिर एंड प्रूव्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स फॉल्स, और ये प्रूव करना चाहता था कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, उसने जो भविष्य का वाणी किया था वो फॉल्स है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए वो चाहता था कि ये प्रूफ हो जाए कि एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है उसने गलत भविष्यवाणी किया था। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट, हाँ जी, सभी को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा आता है 9th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 9th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, समझिएगा कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। अब सोचिए यहाँ पे कह रहा है कि टाइगर किंग जो है उन्होंने क्यों डिसाइड मतलब निश्चय किया, मैरिज मतलब शादी करने का, शादी करने का क्यों निश्चित किया। तो भैया हमने आपको बताया ना कि उसके जो राज्य है वहां पर टाइगरों समाप्त हो गए थे, उन्होंने सबका शिकार कर दिया था। अब उसको एक ऐसा राज्य चाहिए था जहां बहुत सारे टाइगर हो और उन सभी टाइगरों को भी मार दे। तो उसके लिए उसको शादी करने की आवश्यकता था, क्योंकि दूसरे किसी के राज्य में आप घुसकर नहीं न मार सकते, तो उसके लिए कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, वो भी गहरा संबंध होना चाहिए। तो वो शादी से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसने किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी टू प्रोटेक्ट हिज थ्रोन, मतलब अपना जो सिंहासन है उसको बचाने के लिए उसने शादी करने का क्या किया, निश्चय किया, डिसाइड किया। फिर लिखा गया ही, मतलब ही मैरिड ए प्रिंसेस फॉर क्या रॉयल फैमिली विथ मेनी टाइगर, मतलब वो वहां पे शादी किया, मतलब वो राज्य परिवार के जो राजकुमारी है उससे शादी किया, और ऐसे राज्य परिवार में किया जहां पर बहुत सारे टाइगर हैं। ठीक है ना। फिर लिखा गया ही हेल्प्ड हिम कंटिन्यू हंटिंग टाइगर, जो लगातार टाइगरों की शिकार करने में क्या करेगा, मदद करेगा, सेफली एंड मेंटेन हिज पावर, और वो सेफली रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, और मेंटेन हिज पावर, और अपनी जो शक्ति है उसको भी वो मेंटेन रखेगा अपनी शक्ति को।
समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं जी। देखिए लगभग सब क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, बट अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऐसे भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसको अगर ये आपको क्वेश्चन याद है, इसके मिलता जुलता, जैसे ये हमने क्वेश्चन कराया और ये जो क्वेश्चन हमने कराया, ये दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, पर क्वेश्चन तो अंतर है ना। इसमें कहा गया था कि जो टाइगर किंग है अपनी सिंहासन को कैसे बचाया, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा गया है कि उसने शादी करने का निश्चय क्यों किया। दोनों का आंसर तो सेम ही होगा ना, कि इसने अपने सिंहासन को बचाने के लिए शादी किया था। और यहाँ पे भी हमने यही बताया कि अपने सिंहासन को बचाने के लिए शादी किया था। तो जरूरी ये नहीं, ये जरूर हो सकता है दोस्त कि 2 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो, उसका एक ही आंसर हो, ये भी याद रखिएगा। इसलिए हम आगे आपको बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि कैसे आपको क्या होगा। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज द टाइगर किंग। अब टाइगर किंग कौन था, ठीक है ना। हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। वाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका यह नाम टाइगर किंग, उसका यह नाम क्यों पड़ा। टाइगर किंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो सभी टाइगरों को, सभी जो टाइगर है उनको ये शिकार करता था, इसलिए इसको अब टाइगर किंग के नाम से जाने जाने लगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द टाइगर किंग वॉज अ किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो टाइगर किंग जो है ना, टाइगर जो किंग है ये राजा है प्रतिबंधपुरम का। फिर यहाँ पे लिखा गया ही लव्ड हंटिंग, वो शिकार से प्यार करता है, मतलब शिकार करने से प्यार करता है, ठीक है ना। एंड किलिंग टाइगर, और टाइगरों को मारने से इसको क्या है, प्यार है। जब टाइगर को मारता है तो बहुत सुकून मिलता है, इसको खुशी मिलती है, ये बातें हैं। फिर लिखा गया है ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, मतलब इसीलिए उसको क्या, मतलब ही वॉज कॉल्ड, इसी कारण उसे क्या कहा जाने लगा, टाइगर किंग कहा जाने लगा। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है ना, मतलब ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, और उसका टाइगर किंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ही हैड किलिंग मेनी टाइगर, क्योंकि वो बहुत सारे टाइगरों को क्या किया था, किल्ड किया था, मार दिया था। एंड वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवियर इन हंटिंग देम, और वो शिकार के लिए, और शिकार मतलब वो शिकार, इतना शिकार कर लिया था कि वो अपनी साहस के लिए क्या था, फेमस हो गया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा गया पीपल बोथ फियर्ड और एंड रिस्पेक्टेड हिम। तो यहाँ पे लिखा गया और जो लोग हैं ना वो डर की वजह से, और सम्मान, मतलब लोग जो हैं वो डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे, मतलब लोग डरना और सम्मान दोनों ही करते थे उसका, ठीक है। अब यूं भी हम कह सकते हैं कि डर के वजह से ही सम्मान करते थे, तो ये टाइगर सभी को खत्म कर रहा है तो ये चाहे तो हम लोग को भी खत्म कर सकता है। तो ये भी बात है जी। नहीं कहते हैं 2 तरीके से आदमी आपका सम्मान करता है, एक तो आप इतना अच्छा काम करें कि लोग दिल से सम्मान करें, या दूसरा आप इतना अपना वो कर दें, ठीक है, क्रूर बन जाए कि लोग डर से ही आपका सम्मान करें, क्या भैया भैया भैया, समझ रहे हैं ना। तो वो भी बातें हैं। तो मैं कहूँगा पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक कार्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक बात कहेंगे, जितना हो सके उतना मदद कीजिए, जरूरी नहीं कि जो ना भी हो सके वो भी आप कर दें। अब ऐसा नहीं कि एक रोटी है और आप खुद नहीं खाए हैं, आपका परिवार पूरा भूखा है, आप उस रोटी को ले जाकर दूसरे किसी को दे दें, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको अपने पहले परिवार का पेट भरना है, उसके बाद दूसरे की मदद करनी है। अब दूसरी बात, एक और बात मैं कह दूं, जरूरी नहीं कि आप किसी वस्तु से ही किसी को मदद करें या पैसों से ही मदद करें। मदद बहुत तरीके से हो सकती है, समझ रहे, मदद बहुत तरीके से हो सकता है। तो ये समझने वाली चीजें हैं। चलिए, हमारा वो अभी मोटिव नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये हमारा जो सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर बढ़ेंगे तो इसमें आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अटलांटिका, सॉरी इसको क्या कहते हैं जी, अंटार्कटिका कहते हैं। तो थोड़ा मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं वैसे अंग्रेजी का टीचर हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ भी नहीं,
आपको तो पता होगा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट मेरे स्टूडेंट इतना प्यार और सपोर्ट दे के हैं, इसके लिए दिल से भैया आप सभी को शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। इसलिए क्योंकि आप सभी ने हमें मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार और सपोर्ट दिखाए हैं, इसके लिए मैं दिल से आप सभी को आभारी हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसीलिए हम आपकी इंग्लिश का भी जितना हो सकता है उतना हम सिंपल में करके आपको प्रोवाइड करते हैं कि एक वीडियो देख लीजिए पूरी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कंप्लीट। अभी तक आपने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेटर, इंपॉर्टेंट प्रोज के क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, उसमें सेंट्रल आइडिया है, सब है। इंग्लिश का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए कोई नहीं, अभी आप पहले ये कंप्लीट कीजिए फिर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अटलांटिका, मतलब जो ऑथर है, जो लेखक है, वो अटलांटिका जो अंटार्कटिका में कैसे यात्रा किए, कैसे अंटार्कटिका में कैसे पहुंचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें बताना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका बाय शिप, मतलब जो ऑथर है, लेखक है, वो अंटार्कटिका में क्या जहाज के द्वारा यात्रा किए, जहाज के द्वारा यात्रा किए। फिर यहाँ पे लिखा गया ही ज्वाइंड एन एक्सपीडिशन टीम, तो ये क्या कर लिए, ये एक्सपीडिशन जो टीम होता है उनको ये ज्वाइन कर लीजिए। एक्सपीडिशन टीम का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी वहाँ पे लोग होते हैं अंटार्कटिका में कि वहाँ पर आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए ग्रुप एक बनता है। अब वो मेंबर कुछ रुपए आपसे लेते हैं, अब वो आपको घुमाकर सब लेकर आएंगे। अब कुछ रुपए में बहुत रुपए लिया जाता है, ठीक है ना, एक नहीं कहते हैं टूरिस्ट टाइप से। तो वो उस टीम को ज्वाइन कर लिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि डैड मतलब कि सेल्ड थ्रोन द साउदर्न, क्या है लिखा गया है, साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि दक्षिणी महासागर है, ठीक है ना, दक्षिणी महासागर। टू रीच द आइस कॉन्टिनेंट, आइस मतलब बर्फीली, हम कॉन्टिनेंट मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा कॉन्टिनेंट, हम क्या कहते हैं उसको, महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप, महासागर है महाद्वीप। तो देखिए यहाँ इसको पूरा नाम क्या कहेंगे, बर्फीली महाद्वीप कहेंगे। तो वो क्या हुआ, तो जो उन्होंने सबसे पहले जो ऑथर है वो अटलांटिका में शिप के द्वारा पहुंचे। फिर उन्होंने क्या ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड एन एक्सपीडिशन टीम, उन्होंने एक्सपीडिशन जो टीम है उसको ज्वाइन कर लिए। फिर डैट सेल्ड थ्रोन द साउदर्न ओशंस टू रीच द आइस कॉन्टिनेंट, और जो हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी महासागर से वो क्या किए, दक्षिणी महासागर से जो बर्फीली महाद्वीप है वहां तक ये पहुंचे। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि द जर्नी वाज लॉन्ग, जो इनकी जो जर्नी थे ना वो बहुत ही लंबा था और एंड चैलेंजिंग, और बहुत ही साहस भरा था, और फेसिंग रफ सी, और इनको सामना करना पड़ा किसका, रफ मतलब होता है हम कह सकते हैं अनाधून, हम कह सकते हैं मतलब खतरनाक, हम ये भी रफ मतलब वही हम कहते हैं, रफ का यहाँ पे मतलब ही तूफानी, हाँ जी, तो रफ का मतलब होता है तूफानी। तो तूफानी सी मतलब हम ये कह सकते हैं कि समुद्र, तूफानी समुद्रों का, और फ्रीजिंग वाइंड मतलब होता है, फ्रीजिंग मतलब ठंडी, वाइंड मतलब होता है हवा, तो ठंडी हवाओं का और तूफानी समुद्रों का भी इनको फेसिंग करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो इसका आपको हमने बहुत ही बेटर तरीके से, ज़रूरी नहीं कि मुझे भी सभी का मतलब मीनिंग पता ही हो, तो कुछ हेल्प मुझे यहाँ से भी मिल जा रहा है। चलिए अभी मैंने यहाँ से मुझे हेल्प मिला तो मैं आपको बता भी दिया। तो यहाँ पे आपको हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑथर है वो अटलांटिका में कैसे यात्रा किए, कैसे पहुँचे। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है कि लेखक अटलांटिका समुद्र के मार्ग से जहाज द्वारा गए। फिर यहाँ पे लिखा गया वह एक अभियान टीम, एक्सपीडिशन टीम का मतलब अभियान टीम के साथ गए। फिर यहाँ पे जो दक्षिणी महासागर, यही साउथर्न ओशन को दक्षिणी महासागर से गुजरकर बर्फीली महाद्वीप, बर्फीली मतलब आइस कॉन्टिनेंट तक पहुंची। फिर यहाँ पर जो यात्रा लंबी और कठिन थी, तो यहाँ पे सही बात लिखा गया है, द जर्नी वाज लॉन्ग एंड चैलेंजिंग,
ठीक है ना, जिसमें तूफानी समुद्र और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। सामना को यहाँ पे फेसिंग लिख दिया गया है, और रफ सी मतलब समुद्री तूफानी समुद्र, और फ्रीजिंग वाइंड मतलब ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं साइड हट रहा हूं तो इसका मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है दोस्त, या आप लिख लीजिए वीडियो रोककर। आप सोचते हैं मैं बार बार साइड हट जा रहा हूं 5 मिनट में, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं चाहता तुरंत बताकर निकल जाता, बल्कि मैं जानता हूं, दिल से ये बात जानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको तैयार करनी है दोस्त। मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब कभी कभी कुछ मिलते भी हैं तो वो हमसे कह देते हैं कि सर आप मतलब पढ़ाते हैं तो आप दोस्त ना कहिए, उनको सीधी सी बात उनको स्टूडेंट कहिए, ये सही रहेगा। मैं मतलब मुझ में कभी कभी जो कुछ दोस्त मिल जाते हैं वो कमियां भी निकालते हैं, सर ऐसा नहीं, उनको काहे दोस्त कहते हैं या क्यों अपना दोस्त मानते हैं। मैं दिल से कहूँ तो मैं आप सभी को अपना दोस्त ही मानता हूँ, और मैं आपके जैसा ही ना हूँ जी, मैं आपसे कुछ डिफरेंट, मैं टीचर हूँ क्या? नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ, आपका बड़ा भाई आप कह सकते हैं, मान सकते हैं मुझे। तो हम आपकी परेशानियों को समझते हैं कि आपको एक सीक्वेंस पैटर्न में चाहिए, तो मेरे जो दिल में रहता है वो निकल जाता है बातों बातों में। तो अगर आपको बुरा लगता होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप हमें कमेंट में कह दीजिएगा कि सर हाँ आप दोस्त ना कहें, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा, मैं प्रयास करूँगा, बट जो दिल में रहता है वो हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट में बताइएगा, अगर छोड़ना भी है तो मैं छोड़ूंगा, और बट मुझे अच्छा लगता है आप सभी को अपना दोस्त मानना, मुझे कहना अच्छा लगता है तो मैं कहता हूँ जी। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो भी कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कहना, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज जो रीचिंग अटलांटिका, मतलब अंटार्कटिका, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, अंटार्कटिका में पहुंचकर क्या ऑथर को क्या रियलाइज हुआ, क्या महसूस हुआ। तो जब ऑथर ना अंटार्कटिका में पहुंची तो उनको वहां पर क्या, उनको बहुत ही वहां पे शांत महसूस हुआ, शांति था वहां पर, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और कुछ एनिमल भी, कुछ जीव जंतु भी थे, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, उसको हम बताएंगे। तो देखिए क्या उनको क्या महसूस हुआ अंटार्कटिका वो पहुंची तो यहाँ पे लिखा गया है द ऑथर रियलाइज्ड अंटार्कटिका इज वेरी बिग। जो ऑथर रियलाइज करती है, ऑथर लेखक महसूस करती हैं अंटार्कटिका में कि अंटार्कटिका इज वेरी बिग, अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही विशाल है, कूल्ड मतलब बहुत ही ठंडा है, एंड इम्पेटी और चारों ओर क्या है, खाली है या सुनसान है, ये हम कह सकते हैं। ही सा आइस, वो बर्फों को देखती हैं, ही सा आइस स्नो एंड एनिमल, वो क्या करती हैं, वो बर्फों को, स्नो मतलब हम ये कह सकते हैं हिम कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं स्नो। आप देखें ना बर्फों का टुकड़ा, धीरे धीरे आप चले जाएंगे बर्फीली जगहों पे तो वहां पे बर्फों का टुकड़ा गिरता है, ठीक है ना, टुकड़ा मतलब वो नहीं, स्नोफॉल टाइप सा, स्नो वाला, तो वही आइस, स्नो और एनिमल मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं को वहां पर देखती हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया ही फील्ड, मतलब ही फेल्ट मतलब उनको महसूस होता है कि द लैंड इज ब्यूटीफुल, ये भूमि है वो बहुत ही सुंदर है, बट लेकिन डेंजरस, मतलब लेकिन क्या है, ये बहुत भूमि खतरनाक भी है। फिर यहाँ पे लिखा गया ही मैड हिम, मतलब ही मैड हिम स्मॉल और अमेज्ड बाय नेचर, ही मैड हिज स्मॉल, ये बहुत ही छोटा, मतलब हम कह सकते हैं ही मैड हिम स्मॉल एंड इमेज बाय नेचर। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने क्या लिखा है कि यह मतलब प्रकृति देखकर आश्चर्य हुए, ही मैड हिम मतलब ये देखकर क्या, वो बहुत ही, यहाँ पे हमने क्या लिखा गया है, यहाँ पर इससे उसे छोटी पहचान का एहसास हुआ। ही मेड हिम स्मॉल, मतलब इसका मतलब वही बात है, ही मेड हिम स्मॉल मतलब उनको ये लगा कि मैं कितनी छोटी हूँ इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की तुलना में मेरी तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये उनको एहसास होता है। एंड इमेज्ड बाय नेचर, और वो क्या प्रकृति को देखकर क्या थी, इमेज्ड, हैरान थी कि ऐसा भी है क्या हमारी पृथ्वी पर। हम तो मतलब हम लोग तो अभी मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उतना तो अमीर नहीं हूँ कि मैं अपने पृथ्वी पर ही कितनी अच्छी और कितनी रहस्यमय मतलब चीज़ें हैं देखने की, बट उतना मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं जाकर घूम सकूं, ये तो आप जानते ही हैं। हम मतलब
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि मतलब अमेरिका भी जाना होगा या लंदन या अलग अलग मतलब अपने देश से बाहर कभी हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं, मुझे वो भी नहीं लगता। ठीक है ना। तो अदरवाइज अभी देश ही नहीं घूमेंगे तो देश में अभी अपने ही देश में कितनी सभी चीज़ें हैं, कौन कौन से भी अपने ही देश में इतने राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी चीज़ें हैं, वही अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक तो नहीं देखे हैं हम, तो कहाँ से हम लोग दुनिया घूम पाएंगे। तो यही है जी, मेहनत किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि देखिए आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। कुछ कुछ स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो कहते हैं सर आप इतना मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपके सब्सक्राइबर उतने नहीं हो पाते हैं या आपका व्यूज़ उतना नहीं आता है, बल्कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ना कि ये आप ही का देन है, आप जितना चाहेंगे उतना ही ना होगा जी। ठीक है। अदरवाइज इसमें तो मैं ये भी कहूँगा कि अपना हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अपना नहीं होता है ना तो उनका होता है। तो मुझे विश्वास है भगवान पे, अल्लाह पे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो कर रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं काफ़ी है। आगे और आवश्यकता होगा और भी उनको देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। ठीक है। तो ये सब चलता रहता है और आपको भी अवसर मिले ना तो ज़रूर घूमने जाइएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी कर्ज लेकर, कुछ पैसे कर्ज लेकर आप जाइए घूमने, या अपनी घर की परिस्थितियाँ खराब है और आप घूमने निकल गए, ये सब चीज़ें नहीं। आप उस लायक बनिए, कमाइए और उसके बाद आप कुछ पैसे सेव करके फिर निकलिए, थोड़ा दुनिया देखिए, अच्छी अच्छी जगहों पर जाइए, मंदिर मस्जिद में भी जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर भी जाकर देखिए, कुछ महसूस कीजिए। ठीक है ना। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका वर्णन करना है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो अंटार्कटिका इज वेरी कोल्ड, ड्राई एंड कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। देखिए अंटार्कटिका है वो बहुत ही ठंडा है, ड्राई मतलब सूखा हुआ है, एंड कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, और बर्फ और जो हम कह सकते हैं स्नो जो आता है उससे वो क्या है, कवर्ड है मतलब ढका हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा गया है द लैंड इज इम्पेटी, जो ये भूमि है ना वो इम्पेटी है। इम्पेटी है मतलब खाली है, पूरी तरीके से सुनसान है। विथ फ्यू प्लांट्स, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ही प्लांट हैं। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी विंड यहाँ पे लिखा गया है, तो वाइंड मतलब बहुत तेज, यहाँ पे तूफानी विंड ब्लो यहाँ पे लिखा गया है ना, इसका मतलब होता है तेज तूफानी हवाएं यहाँ पे बहती हैं। एंड द सन इज वेरी ब्राइट इन समर, और यहाँ पे जो सन होता है, सूरज जो होता है ना वो गर्मी के दिनों में बहुत ही तेज उगता है, बहुत ही तेज पड़ता है। समझ रहे हैं। अगला लिखा गया है कि एनिमल लाइक पेंगुइन्स एंड सील लिव देयर, और यहाँ पे कौन कौन से जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो एनिमल होते हैं उसमें पेंगुइन पाए जाते हैं और सील पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। वही यहाँ पे लिव कर पाते हैं, रह पाते हैं। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका इन्वायरमेंट है। अदरवाइज अंटार्कटिका अगर देखना है ना तो लिख लीजिएगा यूट्यूब पर। मैंने खुद इस पर वीडियो भी देखा था, और अभी नहीं, मैं ऐसा ही देखता रहता हूँ कुछ जर्नी भी, तो मैंने यूट्यूब पे ही देखा था अंटार्कटिका का। ऐसे आप लिखेंगे ना अंटार्कटिका जर्नी, तो उस तरीके से एक वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें आपको, या अंटार्कटिका ब्लॉगर लिखेंगे तो उस पर वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। ब्लॉगर बहुत सारे अच्छे हैं, जो फेमस कुछ जगह है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, बट दर्शन तो हो ही जाता है मोबाइल से, तो उतना ही करके सुकून मिलता है। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूज टू अस, मतलब यहाँ पे लिखा गया हाउ मतलब कैसे, स्टडी मतलब अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, हमारे लिए अंटार्कटिका का जो अध्ययन है ये कैसे यूजफुल है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखा गया है कि स्टडी अंटार्कटिका हेल्प अस अंडरस्टैंड क्लाइमेट एंड वेदर चेंज ऑन अर्थ,
मतलब यहाँ पे स्टडी अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका का अध्ययन से हमें क्या हेल्प मिलता है, हेल्प अस, हमें हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। अंडरस्टैंड मतलब समझने में, क्या क्या समझने में, क्लाइमेट वातावरण को समझने में, वेदर चेंज मतलब मौसमों में परिवर्तन को समझने में, ऑन द अर्थ मतलब हमारे पृथ्वी पर मौसम में कैसे परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको अध्ययन मतलब इसको अध्ययन करने में हमें हेल्प मिलता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है इट्स शो हाउ आइस, मतलब ये हमें दिखाता है कि हाउ मतलब कैसे आइस एंड एनिमल लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड, कि कैसे इस बर्फीली या बहुत ज़्यादा ठंडी में कैसे एनिमल लिव रह पाते हैं, यहाँ पे इस ठंडी में रह पाते हैं। साइंटिस्ट लर्न अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड नेचर बैलेंस, साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक हैं वो हमें सिखाते हैं, लर्न मतलब सिखाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और नेचर बैलेंस कि जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको संतुलित करने के बारे में हमें बताते हैं, सिखाते हैं। इट्स आल्सो टीच अस, ये मतलब ये हमें ये भी सिखाते हैं, ठीक है ना, यह हमें ये भी सिखाता है कि अबाउट न्यू प्लांट एनिमल एंड वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि कैसे यहाँ पे नए पेड़ पौधे जो हैं, नई जो एनिमल हैं, जो जीव जंतु हैं, और भी बहुत सारे मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनको कैसे ऐसे इन्वायरमेंट में उसको सुरक्षित रखा जाए, ये भी हमें सीखने को मिलता है। तो ये बातें हमने हिंदी में भी लिख दिया है, अदरवाइज कोई दिक्कत होगा तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरी बातें अगर हिंदी में निकाल रहे हैं, समझ में ना आए तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेशन का ही ये ऑपरेट यहाँ पे मतलब थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, ठीक फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वाइट मैन है, जो यहाँ पे अब हम दूसरे द एनिमी पढ़ेंगे चैप्टर। एनिमी का मतलब वही हम शत्रु पक्ष, ये समूह के लिए कहा जाता है। द एनिमी मतलब शत्रु पक्ष का जो हो गया, ये हम कह सकते हैं, या दुश्मन जो हो गया उसको। तो वाइट मैन जो है ये एक शत्रु पक्ष था, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इंडिया है, सपोज दैट इंडिया है और एक पाकिस्तान है। तो सपोज दैट ऐसा हो गया, मान लेते हैं सपोज दैट कि इंडिया का कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में कोई ऐसे भले व्यक्ति हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं केवल, या ऐसे पाकिस्तान का ही कोई आदमी इंडिया में आ गया, ये भी आप मान सकते हैं। तो कोई भला व्यक्ति है, भला व्यक्ति एक डॉक्टर है और उसकी डॉक्टर जो कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं सदाओ जो है ना, ठीक है, मतलब एक भला व्यक्ति है, वो क्या करता है और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस दुश्मन को ही बचाते हैं, उसकी मरहम पट्टी लगाते हैं, उसको बहुत घायल हो चुका होता है तो उसको हेल्प करती हैं, मरहम पट्टी लगाकर उसको छोड़ देते हैं वो लोग। और उससे ये अपना वो बताते हैं कि देखिए मैं भले ही दुश्मन पर चकाए चाहे जो भी है, मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि कोई अगर मरीज आए तो उसको बचाना, तो मैंने उसको बचा लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाया गया है। चलिए कोई नहीं जी, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। वाइट मैन जो था उसका, सफ़ेद जो आदमी था उसका सदाओ ने कैसे ऑपरेशन किया, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डॉक्टर सदाओ केयरफुल ऑपरेटेड ऑन द वाइट मैन, मतलब डॉक्टर जो सदाओ हैं वो बहुत ही सावधानी से वाइट मैन का ऑपरेशन करते हैं। फिर ही क्लीन्ड द यहाँ पे वोंड लिखा है, मतलब यहाँ पे जो घाव है ना उसको सबसे पहले वो क्लीन करते हैं, गिव मेडिसिन और उसको मेडिसिन दवा देते हैं, एंड वर्क केयरफुली टू सेव हिज लाइफ, और सावधानी से क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और उसकी सेव हिज लाइफ और उसके जीवन को बचाते हैं। ही यूज हिज स्किल एज अ डॉक्टर, मतलब वह अपने डॉक्टर की जो स्किल है, गुण है, उसका उपयोग करके, यूज करके
टू ट्रीट द एनिमी, तो जो शत्रु है ना उसको ट्रीट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इवन थॉट इट वॉज डेंजर, मतलब यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें थी, मतलब खतरनाक हम कह सकते हैं, बहुत ही डेंजर था, क्योंकि उसकी हालातें बहुत ही ख़राब था। ठीक है, भले ही ये खतरे वाला काम था, तो वही बात है, इवन थॉट इट वाज डेंजरस, भले ही ये खतरों वाला काम था। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ के वो थे, जिस देश का यहाँ पे मतलब जहाँ पे वो थे, अगर शत्रु पक्ष का कोई दुश्मन आया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति अगर हेल्प भी कर रहा है तो उसको भी गुनाहगार माना जाएगा ना, गलत माना जाएगा, तो उसका भी वो डर था, फिर भी उन्होंने मदद किया, ये बातें कही गई हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अलग अलग चैप्टर का जब आप समरी पढ़ लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये द एनिमी चैप्टर का है। हाउ वॉज हना, जो सॉरी हु वॉज हना, हना कौन थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया हाउ डिड सी मीट सदाओ, अब वो सदाओ से कैसे मिली थी, ठीक है ना। तो हना जो थी ना वो सदाओ की वाइफ थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है हना वॉज डॉक्टर सदाओ वाइफ, मतलब हना जो है वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी। यहाँ पे लिखा गया सी मीट सदाओ एट हिज होम, वो सदाओ के ही घर पर वो मिली थी। यहाँ पे लिखा गया है सी वॉज काइंड, वो बहुत ही दयालु है, एंड हेल्प्ड सदाओ, और सदाओ की मदद करती है, टू टेक केयर ऑफ वॉन्डर्ड वाइट मैन, और जो वाइट मैन है, जो दुश्मन है ना, वही जो दुश्मन है वाइट मैन है, सफ़ेद व्यक्ति है, उसकी रक्षा करने में सदाओ की मदद करती हैं। सी सपोर्टेड हर हस्बैंड, वो अपनी हस्बैंड को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। इन क्रिएट द एनिमी, दुश्मन को बचाने में, क्रिएट करने, दुश्मन को रक्षा करने में वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हैं। विथ कर्ज, जो साहस भरा और क्या, विथ कर्ज एंड केयर, अब वो साहस से उसका क्या करते हैं, साहस भरकर वो उसकी रक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं। स्क्रीनशॉट, ठीक है, अच्छी बात है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ फादर सेंड हिम टू अमेरिका, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्टर सदाओ की जो पिता हैं वो सेंड हिम, उनको क्यों भेज रहे थे, टू अमेरिका, अमेरिका, वाई यहाँ पे लिखा गया ना, तो डॉक्टर सदाओ के पिताजी क्यों उनको अमेरिका भेजते हैं, क्यों भेजते हैं जी, क्योंकि उनके पिता चाहते हैं कि जो डॉक्टर सदाओ हैं, पहले डॉक्टर नहीं थे, तो वो अमेरिका जाए, डॉक्टर की पढ़ाई करें, डॉक्टर बने और अपनी स्किल से गरीबों की मदद करें। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्टर सदाओ फादर सेंट हिम टू अमेरिका टू स्टडी मेडिसिन, मतलब डॉक्टर सदाओ के जो पिता हैं वो उनको अमेरिका भेजते हैं, क्यों, मेडिसिन मतलब दवाइयों की पढ़ाई के लिए, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भेजते हैं। फिर लिखा गया है ही वॉन्टेड सदाओ टू बिकम ए स्किल्ड डॉक्टर, ठीक है ना, एंड हेल्प पीपल, मतलब यहाँ पे लिखा गया है ही वॉन्टेड सदाओ, वो चाहते थे कि सदाओ टू बिकम अ स्किल्ड डॉक्टर, की जो सदाओ है ना वो एक अच्छा डॉक्टर बने और हेल्प पीपल, और गरीबों की मतलब मदद करे, लोगों की मदद करे। स्टडी अब्रॉड गेव सदाओ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू ट्रीट पेशेंट्स वेल, और स्टडी एब्रोड मतलब विदेश जाने के पर क्या, विदेश में पढ़ाई करने से सदाओ को क्या मिला, नॉलेज मिला, फिर यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपीरियंस हुआ, कब, टू ट्रीट पेशेंट्स वेल, जब वो पेशेंट्स मतलब मरीजों की जब ट्रीट करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, उनकी दवा देते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, तो उनसे उसको नॉलेज भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी आता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे है जी। तो समझ गए ना, डॉक्टर के जो पिता हैं वो उनको इसीलिए भेजते हैं अमेरिका, क्योंकि वो पढ़ लिख सकें अच्छे से, अच्छा डॉक्टर बन सकें। तो आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट अपना देख ही रहे हैं, तो ये हम चीज़ें कहेंगे कि अभी भी अगर बहुत सारे स्टूडेंटों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, एक चीज़ें मैं आपको अभी बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से सर हिंदी का
जो सॉरी क्या लिख रहे हैं भैया, अगर वो चाहते हैं कि अपना वो चाहते हैं कि हिंदी का एक ही वीडियो लाइए, एक वन शॉट वीडियो लाइए जिसमें आप पूरी तरीके से हिंदी को कंप्लीट करा दीजिए, तो हम एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कल ही लाऊंगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा क्या लिखना है, क्लास 12th हिंदी वन शॉट वीडियो लाइए, इतना लिख देंगे तो समझ जाऊंगा, जिसमें पूरी हिंदी की तैयारी एक वीडियो में कराएंगे, चाहे वो 5 घंटे की हो, 7 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कमेंट में कम से कम, अगर मैं ये कह सकता हूं, अगर 75 स्टूडेंटों ने भी कमेंट कर दिया ना, कमेंट कर दिए, तो मैं बिल्कुल हिंदी पर लाऊंगा। अब 75 स्टूडेंट तो करना ही ना चाहिए जी। तो चलिए, कमेंट सेक्शन है नीचे मैसेज कर लीजिए। अप्रोच का अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंग्लिश का, उस पर क्लिक करके अपनी अप्रोच की पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, थैंक यू जी।